निर्माण होता था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार। छत्तीसगढ़ में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्षियों पर बोला बड़ा हमला। प्रधानमंत्री मोदी का कल पीलीभीत दौरा, चुनावी जनसभा में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के एमपी में चुनावी रैली, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनावी रैलियों का दौर हुआ शुरू, जनसभा को करेंगे संबोधित। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला हुआ, आप सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह बोले इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ घोटाला, कुछ कंपनियों के मुनाफे से ज्यादा भाजपा को दिया चंदा। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने आप के पूर्व एमएलए को लगाई फटकार, दी चेतावनी। शराब नीति केस में आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी का समन जारी, केजरीवाल के पीए से भी पूछताछ कर रही जांच एजेंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपको सीधा महाराष्ट्र के वर्धा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता। देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वार साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए, पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोल, आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। व कश्मीर हमारा है, यही तो नारा था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1951 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया, वो काम मोदी जी ने एक झटके 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। क्या ये काम कोई और कर पाता? क्या धारा 370 कोई समाप्त कर पाता? 3 तलाक की प्रथा को कोई रोक पाता? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ का निर्माण कोई और कर पाता है क्या? ये सब काम तो मोदी जी ने किए हैं ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी मैं सुन रहा था यहां के आमदार से कि रामदास जी ने यहां पे लॉजिस्टिक का एक बेहतरीन हब बनाया है, मैं भी आके देख रहा था। बहनों और भाइयों, ये काम भी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने और रामदास जी ने मिलकर के कितना बेहतरीन वो बनाया है। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट को एक नया कार्य मिलेगा, यहां को एक पहचान मिलेगी, सिटी को एक पहचान मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। आज हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना ये भी बन रही है। और गरीब कल्याण की तो कोई सानी ही नहीं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। 60 करोड़ लोगों को 10 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है।
12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं है, अकेले भारत के अंदर है। 12 करोड़ गरीबों घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का फ्री में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त हो गया है। करोड़ों परिवारों को जनधन का अकाउंट मिल गया है। करोड़ों नौजवानों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए कहीं पे स्टार्टअप की योजना, कहीं स्टैंडअप की योजना, कहीं पीएम विश्वकर्मा की योजना, कहीं ओडीओपी की योजना ने एक नई क्रांति की है। और बहनों और भाइयों, पहले 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ मोदी जी ने दिया और फिर रामलला को भी एक भव्य आवास अयोध्या में राम मंदिर के रूप में दिया है। हुआ है ना ये सब काम? एक सब हुआ है ना? आप मुझे बताओ, क्या ये 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते? और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो था। और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहिए। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जन को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों भाइयों, हमारी सहमति और सहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे। 1999 में भी साथ साथ थे। वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे। रामदास और मैं 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया। कर्फ्यू लगता नहीं वहां, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की क्या कर दी गई थी पालघर में। और यूपी में कोई नहीं कर सकता। उसको मालूम है, कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है
और कोई कर्फ्यू नहीं, धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकली है। वहां पे शिव भक्तों की करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इससे रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था, और सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित भी होंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। तो 400 पार के लिए महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतना होगा, उसको आपका आशीर्वाद मिलना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो वर्तमान में खासदार हैं श्री रामदास जी तस, इनको फिर से प्रत्याशी बना के आपके बीच उतारा है। और बहनों और भाइयों, चुनाव दौरान ये मानना कि प्रत्याशी घर घर आए, ये कठिनता है। आप सबको रामदास स्वयं बनना पड़ेगा। चुनाव तक 19 अप्रैल तक बनेंगे, 26 अप्रैल तक बनेंगे, तो बनना पड़ेगा। घर घर जाइए, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सबको लगना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। सभी लोग सहमत है ना? अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या कोई दर्शन करने के लिए गया? काफी बड़ी संख्या में गया, लेकिन बहनें नहीं गई हैं, आप लोग चले गए हैं। अब चुनाव के बाद उनको भी दर्शन करने के लिए लेके आ जाना। मुझे पहले से सूचना दे देना, वहां चिंता की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश तो अब ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम का त्रेता का प्रदेश फिर से आ गया हो। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने, और मोदी जी को तीसरी बार भारत को पहले 3 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फिर से देश की सत्ता सौंपने का आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो पीछे तक मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। सभेचं आभार प्रदर्शन आकाश पवार करतील अशी त्यांना विनंती करतो। 26 एप्रिल लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आज भव्य अशा जाहीर सभेला आपल्या हिंगणघाट उत्तर प्रदेशचे यश
तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और अब इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी मैनपुरी से लड़ सकती है चुनाव। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संघमित्रा मौर्य के नाम को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हालांकि रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। संघमित्रा मौर्य चुनाव लड़ सकती है बीजेपी की ओर से। मैनपुरी से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। संघमित्रा मौर्य को लेकर यह बड़ी जानकारी, जहां पर मैनपुरी से आपको बता दें कि चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। संघमित्रा मौर्य, इनके नाम को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं हालांकि संघमित्रा मौर्य, और भारतीय जनता पार्टी से मैनपुरी से बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मैनपुरी से चुनाव लड़ाए जाने की बात सामने आ रही है। प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट भी मांगी गई है, यानी जो आला कमान है उनकी ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन अब क्या अंतिम मोहर लगती है वो देखना बहुत अहम होगा। मैनपुरी से फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। संघमित्रा मौर्य बीजेपी मैनपुरी से लड़ सकती हैं चुनाव। और देखिए, आपसे कुछ दिन पहले का वीडियो है, जब ऐसा भी सामने आया था कि उन्हें रिपोर्ट माफ कीजिएगा, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि आलाकमान की ओर से प्रदेश कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है। और बदायूं का ये वीडियो बताया जाता है, एक मंच पर जब इनके आंसू छलक पड़े थे और रोती हुई नजर आई थी। हालांकि जब इनसे पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी, तब उसको लेकर उन्होंने जो तर्क दिया था उसको लेकर भी कई तरह की बातें हुई थी। प्रदेश कमेटी से अब संघमित्रा मौर्य को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। अब रिपोर्ट में क्या कुछ जाता है देखना बहुत अहम होगा। संघमित्रा मौर्य बदायूं में बेहद भावुक नजर आई थी, और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर उनके बगल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी बैठी हैं, और उन्होंने भी उन्हें शांत कराया था। लेकिन संघमित्रा मौर्य यहां पर रोती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत अहम है। बताया जा रहा है कि मैनपुरी से बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी जानकारी सामने आई है, तो यहां हम खबर आपको हम बता दें। और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सबको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश कमेटी से संघमित्रा मौर्य की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है वो देखना बहुत अहम होगा। मैनपुरी से अहम खबर सूत्रों के हवाले से ये तस्वीरें देखिए, आपसे कुछ दिनों पहले की हैं, जब बदायूं में एक मंच पर बैठी थी संघमित्रा मौर्य, उनके साथ में गुलाबो देवी थी, और इस दौरान भावुक नजर आई थी। उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे। लेकिन अब आला कमान क्या निर्णय लेता है ये देखना बहुत अहम होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अगर इस दिन सोमवार पड़ता है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि ये भारत में अदृश्य रहेगा। चैत्र मास की सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। महाभारत के समय पांडवों के युद्ध में सेना जब मारी गई थी, उसमें पांडवों के समय में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। तो पांडव जाते जाते सोमवती मोक्ष को श्राप दे गए थे कि आप हमारे समय में नहीं आए हो, और कलयुग में आप साल में कई बार आया करोगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर पहुंच रहे हैं, और आज के इस खास मौके पर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। नहाने के लिए महाभारत का युद्ध होया था, यहाँ तरपति मिलती है। कृष्ण भगवान का मोक्ष करा था कृष्ण भगवान ने। आज सोमवती मत्स्य है। हाँ, सोमवती मत्स्य है। इसलिए इसका क्या महत्व है? इसका महत्व जो पिंड दान करे नहीं, गति हो जाए पितरों की, पितरों की गति हो जाए, पितरों ने पानी मिल जाए जी। लाखों में संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए यहाँ पर। लाखों में जो ग्रहण आता नहीं सोमवारी में उसका, उसके अरबों सैकड़ों आदमी, करोड़ों आदमी आते हैं यहाँ, दूर दूर से, प्रदेश। बहुत अच्छा स्नान है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है। इसका मैं तो सोमवारी मौस है, इस करके हम तो आते रहते। सोमवारी मौस तो कभी छोड़ते नहीं हम, समझिए नहीं। हमारे साथ और यात्री बहुत आए हैं, और इसका बहुत ही अच्छा मैं तो मानते हैं सोमवारी मौस का।
और अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से बीजेपी नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह बेहद गलत और निंदनीय है। सभी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे किसी की आलोचना भी कर रहे हो। सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी ही है। देखिए, मैं उसकी आलोचना करता हूं। वैसे तो आदमी को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की आलोचना भी करें उसमें भी संयम रहना चाहिए। हमें संयम नहीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी की बात है तो उन्होंने उसमें भी कभी संयम नहीं रखा। हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इससे तो यही मानना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं मानता हूं कि बेहद गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखा। तो ऐसे इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना कि किस तरीके से उनके एक बयान पर उनकी लगातार निंदा हो रही है और उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें आड़े हाथों लिया जा रहा है और उनके इस बयान की लगातार निंदा भी की जा रही है। आपने देखा कि अलग अलग जगहों से उनके इस बयान को लेकर काफी कुछ कहा गया है और यहां तक कि ये भी कह दिया गया कि क्या उनके साथ साथ उनकी पार्टी की भी सोच ऐसी ही है। देखिए, मैं उसकी आलोचना करता हूं। वैसे तो आदमी को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की आलोचना भी करें उसमें भी संयम रहना चाहिए। हमें संयम नहीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी की बात है तो उन्होंने उसमें भी कभी संयम नहीं रखा। हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इससे तो यही मानना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं मानता हूं कि बेहद गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखा। तो ऐसे इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मंडला पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पद्मी में शहीद उमराव सिंह लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बिहारी स्टाइल वाले बयान पर मंत्री पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी को बिहार की बहुत याद आती है, उनके संगी साथी हैं, बिहारी बहुत हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र किसी कंपनी से बनवाने के बजाय खुद घोषणा पत्र बनाते तो अच्छा रहता है। मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है, 55 साल कांग्रेस ने राज किया और मजदूरों के साथ अन्याय होता रहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को किसी कंपनी से बनवाने की बजाय अगर खुद घोषणा पत्र बनाते तो अच्छा रहता। मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है, 55 साल कांग्रेस ने राज किया और मजदूरों के साथ अन्याय होता रहा। और ये बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि अगर न्याय किसी ने दिया तो वो मोदी जी ने दिया। और उनके जो न्याय पत्र है तथाकथित, उसमें मजदूर न्याय सबसे नीचे है। ये बात मैंने ट्वीट भी की थी। जीतू पटवारी जी को मैं जरूर कहूंगा कि बिहार की उनको बहुत याद इसलिए आती है क्योंकि उनके संगी साथी बिहारी बहुत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको अमेठी से बताते हैं, जहां पर 5 दिवसीय अमेठी दौरे पर स्मृति ईरानी। दौरे के पहले दिन सलोन पहुंची स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने वायनाड को बनाया अपना परिवार। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने यह अहम बातें कही हैं।
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम मुरादाबाद से बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। 17 नगर निगम में मुरादाबाद का पहला स्थान, राजस्व का संग्रहण करने में रहा प्रथम स्थान। 2022 से 23 वित्तीय वर्ष से 204% रहा राजस्व संग्रहण। 2024 फरवरी तक हुआ राजस्व का संग्रहण। आईएएस दिव्यांशु पटेल के 2 माह के कार्यकाल में रिकॉर्ड। दो 2024 फरवरी तक हुआ राजस्व का संग्रहण, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईएएस दिव्यांशु पटेल के 2 माह के कार्यकाल में रिकॉर्ड की बात सामने आई। और मुरादाबाद से खबर, 17 नगर निगम में मुरादाबाद का पहला स्थान, राजस्व का संग्रहण करने में रहा प्रथम स्थान। शासन के द्वारा समय समय पर मिल रहे निर्देशों और शासन निर्देशों के क्रम में नगर निगम मुरादाबाद ने टैक्स वसूली में प्रतिशतता की दृष्टि से पहला स्थान हासिल किया है। शासन के द्वारा सभी नगर निगमों के लिए 125% का मानक तय किया गया था, जिसके क्रम में मुझे सूचित करना है कि हमने 204% ज़्यादा वसूली की है और पहला स्थान हासिल किया है। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी नगर निगम की टीम, हमारी टैक्स की टीम का पूरा योगदान रहा। साथ ही महापौर जी का जो भी निर्देश हमें मिलता रहा, उसके क्रम में हमने टैक्स वसूली में उसे लागू किया। इस बार इस वर्ष से हमने जीआईएस सर्वे को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है और महापौर मुरादाबाद ने भी इस संबंध में अपने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी नागरिकों से हमारा एक ही निवेदन है कि समय से टैक्स जमा करें और हम आने वाले समय में कुछ अच्छी स्कीम भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे जो लोग समय से टैक्स जमा करें उन्हें कुछ अच्छी छूट भी मिलेगी। और इसी बीच फतेहपुर से एक अहम खबर सामने आ रही है। फतेहपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर हाइड्रा मशीन में कटा मजदूर का पैर। फतेहपुर से खबर सामने आई है, हाइड्रा मशीन में मजदूर का पैर कट गया और घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच पखांजूर से खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पखांजूर से अहम खबर आपको हम बता दें। नक्सलियों द्वारा आईडी बम लगाने की सूचना मिली। बीएफएस 30 बीएन के बल और बीडीएस टीम ने की घेराबंदी। घेराबंदी कर बारीकी से किया गया सर्च, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और घेराबंदी कर बारीकी से सर्च किया गया। पखांजूर से ये खबर, मौके पर आईडी को किया गया डिफ्यूज। तो मौके पर आईडी को डिफ्यूज किया गया और बीएसएफ के जवान और पूरी टीम सुरक्षित है। कांकेर जिले के एसपी ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। पखांजूर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी बीच सरगुजा से एक अहम खबर सामने आ रही है। सरगुजा से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से इसी बीच एक खबर सामने आई है। धान खरीदी के 2 महीने बाद भी नहीं हुआ उठाव और उठाव न होने से समितियों का लाखों का नुकसान हुआ। सरगुजा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश, जिसके चलते नुकसान हो रहा है। सरगुजा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बारिश में भीगे समितियों में खुले पड़े धान। और इसी बीच बीजापुर से एक अहम खबर सामने आ रही है। बीजापुर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सोशल वॉर। तो बीजापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीजापुर और सुकमा पुलिस ने वीडियो जारी किया है। तो बीजापुर और सुकमा पुलिस ने जारी किया वीडियो। कोर इलाके में नक्सलवाद के सफाई का किया दावा।
तो कोर इलाके में नक्सलवाद के सफाई का दावा किया, सरेंडर पॉलिसी का किया जिक्र। सरेंडर पॉलिसी का जिक्र भी किया है। नक्सलियों से आत्मसमर्पण की भी अपील किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने 41 सेकंड के 2 वीडियो क्लिप जारी किए हैं। और मिरतुर गंगालूर किस्टाराम से नक्सलवाद के खात्मे के दावे की बात भी सामने आई है। कोंटा, गोंगडा और जगरगुंडा से नक्सलवाद के खात्मे का दावा। पुलिस ने वीडियो जारी किया है। और इसी बीच मेरठ से एक खबर सामने आ रही है। मेरठ से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी मेरठ से आपको हम बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पकड़ी लाखों की शराब। तो मेरठ से खबर, लोकसभा चुनाव से पहले लाखों की शराब पकड़ी गई है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ी 57 पेटी अवैध शराब। तो 57 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पुलिस ने खाली बिल्डिंग से शराब बरामद कर ली है। तो पुलिस ने खाली बिल्डिंग से शराब बरामद की है। 57 पेटी अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने खाली बिल्डिंग से बरामद की शराब। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर जेल भेजा है। और इस वक्त रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच मुरैना से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल हुए हैं। मुरैना कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा। सैकड़ों समर्थकों के साथ सदस्यता ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मामचौन में सीएम के कार्यक्रम में लेंगे सदस्यता। मुरैना से खबर, अजब सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा। अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों के साथ में सदस्यता ग्रहण करेंगे। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं, जहां काजल निषाद की हालत सामान्य बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है काजल निषाद। तबियत बिगड़ने के बाद गोरखपुर से रेफर किया गया था। काजल निषाद के सभी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। फिलहाल कार्डियक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर की ओर से कहा गया। डॉक्टरों की निगरानी में है काजल निषाद। ये बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से खबर, जहां पर गोरखपुर में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया था। लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल के आईसीयू में है। फिलहाल उनकी हालत सामान्य बताई जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल कार्डियक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तबियत बिगड़ने के बाद गोरखपुर से, आपको बता दें, तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें गोरखपुर से लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। कार्डियक अरेस्ट के कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। और डॉक्टरों की निगरानी में काजल निषाद का इलाज लगातार जारी है। उनकी हालत सामान्य बताई जाती है। लखनऊ से खबर, काजल निषाद की हालत फिलहाल सामान्य बताई जाती है। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है काजल निषाद। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अमरोहा से बताते हैं, जहां पर नौगावां सादात क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। नकदी, जेवरात समेत कई लाख की चोरी हुई। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव नया गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो नया गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर नकदी, जेवरात समेत कई लाख की चोरी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव नया गांव का ये पूरा मामला। अमरोहा से खबर, नौगावां सादात क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और नकदी, जेवरात समेत कई लाख की चोरी हुई है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने निरीक्षण किया है। हैंडबुक व ईवीएम मैनुअल के अध्ययन का निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। हैंडबुक व ईवीएम मैनुअल के अध्ययन का निर्देश दिए जाने की बात
और मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हैंडबुक व ईवीएम मैनुअल के अध्ययन का निर्देश के दिए जाने की बात भी सामने आई है। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भी रहे मौजूद। अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। घंटों के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। स्थानीय लोगों की पुलिस से हुई नोकझोंक। आग बुझाने के प्रयास में जुटी अग्निशमन टीम। 500 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। कुलहुई थाना क्षेत्र के बिलौहा सोनचिरैया गांव का यह पूरा मामला है। तो कुलहुई थाना क्षेत्र के बिलौहा सोनचिरैया गांव का यह पूरा मामला है। स्थानीय लोगों की हालांकि इस सब को लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और इसी बीच कुरुक्षेत्र से एक अहम खबर सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर चुनाव आयोग ने हटवाए पार्टी पोस्टर बैनर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में होना था रोड शो। तो आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में होना था रोड शो। सीएम भगवंत मान के रोड शो से पहले हटवाए पोस्टर और मामले को लेकर जमकर हुई नोकझोंक। तो मामले को लेकर जमकर नोकझोंक हुई है। कुरुक्षेत्र से खबर, चुनाव आयोग ने हटवाए पार्टी पोस्टर और बैनर। आप प्रत्याशी एक तो पहले हमारी जो आम आदमी पार्टी है, एक लीगल वॉर रूम बनाया गया है, जहाँ से हम लीगल नोटिस का जवाब देते हैं और हर रैली के मीटिंग की परमिशन लेते हैं। सबसे पहले एक आईडी जनरेट की जाती है, वहाँ पे नंबर के साथ ओटीपी आता है, फिर आप डाटा फीड करते हो वहाँ पे। मैंने अपना डाटा फीड किया, नाम में शुभम राणा और पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, वो सब डाटा फिल करके एक आईडी जनरेट हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद हम लॉगिन करते हैं, नंबर डाल के उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी डाल के फिर लॉगिन होता है, फिर हम जाते हैं अप्लाई परमिशंस पे। डिप्टी कमिश्नर क्षेत्र के आदेशानुसार हमारे यहाँ पे लगभग 6 टीमें, 3 टीम दिन में और 3 टीम रात में काम कर रही हैं। जो प्रॉपर कहीं पे भी कोई इलीगल बैनर पोस्टर लगा मिलता है, उसको उतारने का काम किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत इलेक्शन के समय पे किसी भी आमजन को ना आए। उसके संदर्भ में आज यहाँ पे कुछ पोस्टर बैनर लगे हुए होंगे और जो टीमें बनी हुई हैं, कुछ में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने तरीके से पोस्टर उतारने का काम करते रहते हैं। देखिए, आज जैसा कि आपको पता है कि आज पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी के समर्थन में एक रोड शो करने वाले हैं। हमने कानून को मानते हुए पूरे के पूरे रोड शो की हमने परमिशन ली, सारी विजिबिलिटी की परमिशन ली, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो हम लोगों ने पूरे करे। लेकिन आज ये लोग आते हैं और अचानक से आके बिना किसी से बात करे, बिना किसी से कोई भी तरह की परमिशन मांगे, ये हमारे सारे के सारे जो गेट हमने स्वागत गेट बना रखे थे वो फाड़ देते हैं, हमारे झंडे उतार देते हैं, हमारे पोस्टर फाड़ देते हैं। माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व होली मिलन समारोह संयुक्त कार्यक्रम परमट मंदिर कानपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सदस्यों का सम्मान के साथ महात्मा फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर, फूलमाला अर्पित कर किया गया है। सभी उपस्थित पदाधिकारी एक दूसरे को चंदन का लेप लगाया, सुगंधित वातावरण में होली की बधाइयां दी और गले मिलकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व में जो होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में हम लोग अपने समाज के पुरोधा, समाज के मार्गदर्शक, समाज के उत्थानकर्ता, समाज को आगे ले जाने वाले हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की पूर्व जयंती के अवसर पर आज हम लोग हर्ष उल्लास के साथ में इस समारोह को मना रहे हैं। होली चूँकि अभी ये नवरात्र के पहले तक
चलती रहती है। क्योंकि कानपुर में होली का एक अलग ही उत्सव मनाया जाता है, तो उसी क्रम में हम लोग जो है आज होली मिलन कार्यक्रम और हमारे आगामी दिवस में हमारे इस समाज के क्रांति नायक महात्मा फूले सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, उनकी भी जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। कानपुर में लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रशासनिक भवन की करीब 25 अलग अलग कमरों में 2 शिफ्टों में 55 ईवीएम मशीनों का 75 एक्सपर्ट द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी देते हुए सहायक प्रभारी अधिकारी ईवीएम वेद प्रकाश दीक्षित ने बताया कि 55 ईवीएम मशीनें आई हैं, जिसमें 50 मशीनों की ट्रेनिंग दी गई है और अतिरिक्त 5 मशीनें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी, जिसमें पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी इसको देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है नंबर 7 को 50 लोगों को मतदान आपको कराना 50 और पर्चियां कितनी निकली 57 पर्चियां आपकी कलेक्ट होंगी मार्क्स। हमीरपुर में परिवहन निगम के एक वरिष्ठ लिपिक को बर्खास्त किया गया है, जो फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहा था। ये लिपिक उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी था। ये कार्रवाई एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर की गई है, जिस पर ARM को जांच सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट आते ही क्षेत्रीय प्रबंधक ने इसको बर्खास्त कर दिया। इसके बाद जांच रिपोर्ट RM और शासन को भेज दी गई है। इसमें बताया गया कि सेवा पुस्तिका के अनुसार तारिक हुसैन की चालक से परिचालक पद पर पदोन्नति नहीं बल्कि पद परिवर्तन किया गया है। इस दौरान जांच में सेवा पुस्तिका में उसके शैक्षिक अभिलेख भी नहीं मिले। मतलब हमारे परिवहन निगम के नियमों के तहत पद परिवर्तन के तहत इनको परिचालक पद पर परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद ये परिचालक पद का काम करते रहे। इसके बाद इन्होंने प्रमोशन लिया, DC बने। इसके बाद ये वर्तमान में सीनियर करता है। स्थिति यह है कि इनके खिलाफ कोई एक शिकायत शासन स्तर पर की गई, जिसके आधार पर शासन ने हमारे परिवहन निगम को इनकी जांच के लिए लिखा। इसके बाद निगम कार्यालय से हमारे डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को जांच मिली कि आप इस पे जांच करिए। प्रकरण यह था कि इनके जो दस्तावेज हैं वो फर्जी हैं, इसका शिकायत की गई। उन दस्तावेजों की बराबर जब इस डिपो में जांच की गई, इनसे मांगा गया, तो उनमें कुछ गलत प्रकरण सामने आया। इसके बाद इनकी जांच इनसे मांगा गया कि आप ओरिजिनल दें। इन्होंने जो दिया वो भी गलत पाए गए। इसके आधार पर इनको अभी हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने, जो इनके नियुक्त अधिकारी हैं, उन्होंने इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया। और इस बीच मंडला से खबर सामने आ रही है। मंडला से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लग गई। मंडला से खबर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग। केंद्र भुआ विषय को लेकर यह अहम खबर। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आग के लपटे साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आग से दवा और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। तो आग लगने से दवा और दस्तावेज का नुकसान हुआ है। नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। शॉर्ट सर्किट के चलते यहां पर आग लगी। मंडला से खबर, सामुदायिक केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग। डेडवाना उपखंड की समस्त ग्राम पंचायत में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जानकारी देते हुए विकास अधिकारी गणेश राम ने कहा कि स्वीप गतिविधियों के तहत स्वीप कार्यक्रम को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें डेडवाना उपखंड की समस्त ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें मेहंदी प्रतियोगिता, मतदान की शपथ लेना और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत आज डेडवाना पंचायत समिति सभागार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया और ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाते हुए मतदान करने की अपील की गई। तो वहीं अन्य ग्राम पंचायत में भी नुक्कड़ नाटक आयोजन चलाए जा रहे हैं, ताकि मतदाताओं को जागरूक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराया जा सके। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए होने हैं, तो वहीं अन्य लोकसभा क्षेत्र के द्वितीय चरण के मतदान 26 अप्रैल को होने हैं।
स्वीप गतिविधि के तहत प्रोग्राम आयोजित किया गया था। किस तरह का कार्यक्रम आयोजन हो रहा है मतदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए? लोकसभा चुनाव 2024 में जिन पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था, विशेषकर उन मतदान केंद्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान बढ़ाने हेतु नुक्कड़ नाटक का कार्यक्रम चालू किया गया है। नुक्कड़ नाटक आज से हम प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर नुक्कड़ नाटक के द्वारा 19 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु ये हमारा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे ग्राम विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों में निर्देश किया गया है कि वो गांव के आम चौक में जाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की जानकारी देवें। साथ ही मतदान करने के लिए जो 12 सरकार के द्वारा कागजात दिए बताए, उनमें से कोई सा एक कागजात लेकर के वो अपना आईडी के साथ मतदान कर सकता है, जिसमें वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जॉब कार्ड है, बैंक पासबुक है, इत्यादि कागजों में से कोई एक कागज लेकर के अपना मतदान कर सकता है। और बरेली से खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बरेली से एक अहम खबर आपको बताते हैं। बरेली पहुंचे बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। बरेली से खबर, आकाश आनंद पहुंच चुके हैं। जनसभा स्थल पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें तो वो लोग कभी देश के और पीलीभीत से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आई। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इकहोत्तर नाथ मंदिर से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। घुंगचाई थाना क्षेत्र के पुन्नापुर के पास की यह पूरी घटना है। और इस बीच देवबंद से एक खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री की वीडियो वायरल। देवबंद से अहम खबर आपको हम बता दें। दलित समाज के बीच संत रविदास का लगाया जयकारा। और चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह। तो चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे ब्रजेश सिंह और इस दौरान नारेबाजी करते नजर आए। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के एक गांव की बताई जाती है वीडियो, जो कि अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। राज्य मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा वायरल। हमारे ऊपर लोग हमें कहते हैं ना साहब, आप हमारा ध्यान नहीं रखते। अनिल है क्या यहाँ? पास हाँ जी है। अनिल सुल्तानपुर का है आसपास नहीं प्रधान हमारा है अनिल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया का चुनावी माहौल गर्म हो गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2008 में बनी थी। ये महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीट में से एक है। इसमें राज्य के भंडारा और गोंदिया सीट, दोनों जिलों के 3-3 विधानसभा सीट शामिल हैं। और इस लोकसभा सीट पर राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं।
महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2008 में बनी थी। ये महाराष्ट्र की 48 संसदीय सीट में एक है। इसमें राज्य के भंडारा और गोंदिया दोनों जिलों के 3-3 विधानसभा सीट शामिल हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनील मेंढे को महायुति उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव में खड़ा किया है, जबकि कांग्रेस ने प्रशांत यादवराव पडोले को महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी उम्मीदवार को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता उनके चुनाव जीतने के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगी। समय हमने जो आम लोगों के हित में जो काम किया है वही हमारा विशेष मुद्दा रहेगा ये पूरे चुनाव में। और खासकर मोदी जी ने पिछले 10 साल से जिस तरह से देश को संभाला है, संवारा है और जिस तरह हर क्षेत्र में हमने आगे बढ़ाया है, वही हमारे प्रचार के सभी मेन मुद्दे हैं। ये सीट पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास थी। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। तीनों पार्टी के लोग बड़े खुशी के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए प्रचार में लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी प्रकार से किसी भी पार्टी में मतभेद नहीं है। क्या कहेंगे गोंदिया का जो उम्मीदवार भंडारा का उम्मीदवार है, कितने मतों से जीते? यानी लाखों के फर्कों से जीतेंगे। पिछले वक्त भी वो करीब 2 लाख वोटों से जीते, उससे ज्यादा ही वोटों से जीतेंगे क्योंकि इस बार हम सब लोग साथ में हैं। देखो ये डरी हुई भाजपा है और डरी हुई भाजपा अब आखिरी की कोशिश कर रही कि भाई हमारे बारे में कोई गलत बोले ही मत। अबे तुमने गलत ही किया है, देश को बेचा है बीजेपी ने गए 10 साल में, देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म किया है। उनका जो सर्वे हुआ था उसके महायुति का जो कैंडिडेट है अभी जो सिटिंग एमपी वो 2.5 लाख वोट से हारने वाला था और दूसरे लोगों को सर्वे में डाला तो वो 3.5-4 लाख में हारने वाले थे, इसलिए 2.5 लाख से हराए तो पुरता, इसलिए वो 2.5 लाख से हारने वाला है। इस लोकसभा सीट पर वोटरों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी के मौजूदा सांसद ने काम नहीं किया है, जबकि कुछ लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं। जो सांसद महोदय रहे हैं उनका पिछले 5 साल में बिल्कुल वो नदारद रहे जनता से, उनका कोई भी विकास कार्य नहीं है। यहाँ तो कुछ लोगों ने प्रतियोगिता लगा के रखी है कि सांसद के विकास कामों का बोर्ड दिखाओ, सांसद के काम दिखाओ और इनाम पाओ। तो साधारण जनता के साथ साथ उनके खुद के पार्टी में भी इतनी नाराजगी है उनके टिकट को लेकर, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 साल कोई काम नहीं किया, किसी तरीके से जनता के संपर्क में नहीं रहे। नहीं, विकास किया है 10 साल के अंदर में बहुत कुछ विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। देश बहुत यानी आगे लेके गए हमारे मोदी साहब। अभी हमारे मतलब देश के अंदर में अभी तक मतलब हमारी इंडिया की भारत की पहचान नहीं थी, लेकिन विदेश से फॉरेन से लेकर के अभी पहचान है हमारे देश की। जानते हैं लोग कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, पहले ये सब कुछ नहीं था, ये गरीब है ये वो बोल रहे थे। जिला प्रशासन ये तय करने की तैयारी कर रहा है कि बुजुर्ग और दिव्यांग अपने घरों से ही वोट डाल सकें। होम वोटिंग की सुविधा जो 85 इयर्स के ऊपर है ऐसे हमारे जो मतदाता है या फिर जो दिव्यांग है जिनके पास 40% के ऊपर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, इनके लिए ये सुविधा दी थी। इसके लिए फॉर्म 12D उनको भरना था, तो हमारे पास अभी तक जो फॉर्म 12D आए जिसके बेसिस पे वो लिस्ट फाइनल की गई है, इसमें 1301 ऐसे वोटर्स हैं जिनको होम वोटिंग की सुविधा चाहिए थी और हम वो देने वाले हैं। इस सीट की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लिहाजा सीमा पर पड़ने वाले इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त ज्यादा मजबूत किए गए हैं। ये भी लगातार जांच की जा रही है कि राजनीतिक दल किसी तरह के गलत साधन का इस्तेमाल न करें। इंटर स्टेट चेक नाकार लगाए हैं 3 और इंटर डिस्ट्रिक्ट के 9 चेक नाकार लगाए हैं। इन सभी चेक नाका पे पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वहां पर मौजूद हैं और प्रत्येक गाड़ी को चेक करते हैं। अगर उसमें कोई कैश मिलता है, कोई आर्म्स मिलते हैं, ड्रग्स मिलते हैं या दारू मिलती है या गुटखा मिलता है, इस प्रकार की चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। मानना यह है कि इन सब चीज़ों की वजह से इलेक्शन में मनी पावर आती है, इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं।
महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल से 30 मई तक 5 चरण में वोटिंग होगी। भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।